और आइए अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर बाबा की मांग हो रही है। जो दिन भर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पत्थरबाजों का इलाज सिर्फ एक है और वो है बाबा बुलडोजर। इसके अलावा क्या कोई और इलाज नहीं बचा है। अब बुलडोजर चलेगा उसके बाद ही पत्थर बंद होंगे क्या? कम से कम लोगों को याद आ रहा है कि अब यही दवाई बची है, बाबा की दवाई ही देनी पड़ेगी, तभी बुलडोजर चलेगा और उसके बाद ही पत्थर रुकेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं हावड़ा की तस्वीर। हावड़ा में जो पत्थर चले, 1 2 3 4 5 6 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर फेंकते हुए। ऐसे पत्थरबाजों का इलाज क्या है? 1 2 3 4 5 घेरों में जो दिख रहे हैं, क्या इनका इलाज बुलडोजर है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पत्थर चलते हुए हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पत्थर चला रहे हैं ये लोग। ये देखिए जरा, मुंह पर मास्क लगाए हुए, मुंह ढक रखा है क्योंकि कैमरे में चेहरा आने ना पाए। क्या इस पत्थरबाजी का इलाज बुलडोजर ही है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये हाथ में रिवॉल्वर, ये ममता बनर्जी के भतीजे ने तस्वीर शेयर की है। शेयर करते हुए लिखा, रामनवमी में रिवॉल्वर का क्या काम। हाथ में रिवॉल्वर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब ये छतों से पत्थर मारे जा रहे हैं, 1 2 3 छत से जो पत्थर मार रहे हैं, क्या पत्थर बटोर कर पहले से रखे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है? ये देख रहे हैं, ये पत्थर फेंकने की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही नहीं, अलग अलग शहरों से ही। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? ये आखिर, ये आप देख रहे हैं, एक और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, नालंदा की मैं आपको दिखा रहा हूं। नालंदा से तस्वीरें आई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये सासाराम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सासाराम में भी पत्थर चल रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, यूपी के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर की जरूरत और इस दवाई की जरूरत इन लोगों को कितनी है। सुनिए। देखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश में पहले कभी हुआ करता था, 2017 के पहले। आज वहां भी हो रहा है। वहां की जनता ये जान रही होगी कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर हमारे यहाँ होता तो हमारे यहाँ भी राम राज्य होता। भाजपा की सरकार अगर होती तो वहां भी ऐसा ही होता, राम राज्य की तरह रामनवमी मना रहे होते। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, वहाँ की जनता जान चुकी है और निश्चित ही वहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे भविष्य में बनाएगी, जिससे कि वहाँ भी ये ऐसी हिंसा समाप्त हो जाएगी, जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में भव्य यात्रा पूरा कल रामनवमी के दिन राममय और भगवामय था और इसका इलाज प्रदर्शित हो गया है कि बुलडोजर ही है। बुलडोजर का एक भय है जिससे ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। बाबा जैसे मुख्यमंत्री यदि बंगाल में हो जाएंगे तो अपराध वहाँ स्वतः खत्म हो जाएगा। तो बाबा जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बाबा जी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तभी ऐसा काम कर। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, जो पत्थर चलाना है, किसी की हिम्मत है चला सकता है क्या? यहाँ पे तो अगर जरा सा भी अगर उसका पत्थर चलाता है या कुछ उसकी पोस्ट कहीं पे आती है, तुरंत उसके दरवाजे बुलडोजर हमारे बाबा जी भेज देते हैं। उसी तरह के वहाँ पर भी होना चाहिए। शोभा यात्रा निकलेगी, धर्म के प्रति कोई ऐसा करेगा तो बुलडोजर अवश्य ही चलना चाहिए। और मैं भी बाबा जी से, अपने योगी जी से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। इतनी सक्रियता है, इतनी सतर्कता है कि इस राज्य में कहीं कुछ भी गलत कार्य नहीं हो सकता है। जो भी होगा सब मानक के आधार पर होगा और अच्छा ही होगा। रामनवमी भी अच्छे से मन गई, हमने दर्शन भी किया, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और दंगा भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहेंगे योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है उत्तर प्रदेश के लिए और माफिया भी खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऐसे ही बहुत बेहतरीन रही है। अच्छी व्यवस्था तो हमने इसके पहले कभी देखी ही नहीं थी। इतनी सफाई वही थी और इतनी अच्छी पुलिस की व्यवस्था थी कि हम तो मजे आ गए। बस योगी से बढ़िया यहाँ पर कोई सीएम नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। सुन लिया आपने सुन लिया लोग क्या कह रहे हैं, योगी के अलावा कोई नहीं चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च निकला, हावड़ा में पुलिस निकली, सड़कों पर आई और पुलिस ने स्थिति को काबू किया। लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर पुलिस तमाशा क्यों देख रही थी। पत्थर चल रहे थे, पुलिस देख रही थी। पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया। बीजेपी सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ
ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जरा, ममता बनर्जी ने कहा शोभा यात्रा के रूट बदलने के आरोप लगाए कि रूट आखिरी टाइम में बदल दिए गए। गलत रूट से शोभा यात्रा निकालने का दावा किया गया। ममता ने पूछा शोभा यात्रा का रूट क्यों बदला गया। उन्होंने कहा मैंने बार बार कहा रामनवमी के जुलूस को नहीं रोकेंगे, लेकिन शोभा यात्रा दूसरे रूट से क्यों गई। हावड़ा में आज भी दंगे हुए हैं। दंगों के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाए गए, ये ममता का आरोप है। मार्च में तलवारें और बुलडोजर क्यों लाए गए, इस पर बीजेपी का कहना है बीजेपी ने ममता के बयान पर निशाना साधा। शोभा यात्रा का रूट नहीं बदला गया था, यात्रा अपने तय रूट से ही जा रही थी। रूट टीएमसी रूट को लेकर झूठ बोल रही है। हावड़ा मैदान तक जाने की अनुमति थी, वहां जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। पिछले साल हावड़ा में इसी जगह पर हिंसा हुई थी, किसी एक समुदाय को इसका जिम्मेदार नहीं मानते हैं। यह प्रशासन की विफलता है, यह बीजेपी का कहना है। सुनिए जरा ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। पुलिस कुछ काम नहीं कर रहा है, पूरा साइलेंट है। वहाँ 2000 से ज्यादा पुलिस है, सीपी है, 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर भेजा, एक है सिद्धिनाथ गुप्ता, मनोज वर्मा। ये लोग पूरा के पूरा 1 बजे से लेकर अब तक 3:30 बजे बना है। इसमें साइलेंट है, स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं कर रहा है। और ये लोग वहाँ वो जो पीएम बस्ती वाला एरिया है, वहाँ जितना भी हमारी, ये तो खुल के बोलना चाहिए, जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया सब लोग। ये तो कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। पुलिस भूमिका सीपी हमारी यहाँ का जो लीडर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट सेक्रेटरी उमेश राय जी को बताया, जो वहाँ कोई लीडर, कोई एमएलए, एलओपी किसी को घुसने नहीं देगा उस एरिया में। अभी शांति बहाल करने का अपील है। शुभेंदु अधिकारी को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीजेपी एक्शन की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अब एनआईए की जांच होनी चाहिए, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आइए वॉल फ्लोर ग्राफिक्स है कि आखिर बीजेपी क्या एक्शन की तैयारी में। बीजेपी हावड़ा में हिंसा पर हाईकोर्ट में बीजेपी ने याचिका लगाई, और बीजेपी ने कोलकाता कोर्ट में याचिका दी है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए से जांच कराने की मांग की। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है। याचिका में एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। कार्यवाहक जस्टिस ने याचिका दायर करने की मंजूरी दी है। शुभेंदु ने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर को फोन किया और गवर्नर सीवी आनंद से हालात की जानकारी ली है। हावड़ा का दौरा कर सकते हैं राज्यपाल। शाह ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को फोन किया है इसके लिए। सुकांत माजूमदार से मामले पर जानकारी ली है। आइए सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और लॉकेट चटर्जी क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुख का बात है, मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सरकस, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है, हम लोग देखे है। वही जगह में आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को, डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं, कि ममता बनर्जी अभी तुष्टिकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसके ऊपर अटैक होता है उसको अरेस्ट कर रहे हैं, असली दोषी को अरेस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एनआईए जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट
हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। इसलिए ये जो माहौल है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, इसके लिए एक उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहे हैं। लोग क्यों कह रहे हैं, शुरू में मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं योगी के पास ही इलाज है। योगी ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया, योगी ने क्या किया, ये आपको बताता हूं। योगी ने किया ये कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में, आपको याद होगा अगर ये तस्वीरें आपने देखी हो, पिछले साल की तस्वीर है। पत्थरबाजी ने 3 जून को पत्थरबाजों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी, लेकिन बस ये कुछ घंटे की बात थी। इसके बाद इन पत्थरबाजों का ऐसा इलाज हुआ कि अब यूपी में कोई पत्थर नहीं उठाता। सीएम योगी ने घटना के कुछ घंटे बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई, पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। योगी ने साफ साफ कह दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए और कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों के प्रति। तो एक सामान्य नागरिक के जीने के सामान्य जीवन को भी उसमें खलल डालने का कार्य करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, राह चलते हुए लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारियों को लूटपाट करते हैं, वाहन बेटियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करते हैं। कठोरतापूर्वक ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उनके लिए कानून पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। सीएम योगी के इतना कहने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई। एक एक पत्थरबाज की कुंडली खंगाली जाने लगी। सीसीटीवी से हर पत्थरबाज की पहचान की गई। सोशल मीडिया की तस्वीरों को वेरीफाई किया गया। एक्सपर्ट्स की टीम पूरे मामले को देख रही है। कुछ ही दिनों बाद सारे पत्थरबाजों के पोस्टर सड़क पर लगा दिए गए। किस किसने शहर की शांति भंग करने की कोशिश की, उसकी पहचान की जाने लगी। कुछ ही दिन बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। पत्थरबाजों की क्राइम कुंडली खंगाली गई और इसके बाद बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। एक एक दोषी के घर को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद योगी राज में कोई भी पत्थर उठाने से पहले कई बार सोचता है। देश के कई राज्यों में पथराव की तस्वीरों के बाद यह मांग उठ रही है कि बुलडोजर एक्शन ही इन पत्थरबाजों का एकमात्र इलाज है। देखिए जरा योगी ने, फ्लोर ग्राफिक्स प्ले कीजिए। योगी ने आखिर क्या एक्शन लिया है कानपुर में। कानपुर में जो योगी ने एक्शन लिया है वो एक्शन ये है कि फॉरेन ऑफिसर्स के साथ बैठक की। 3 जून 2022 को कानपुर में पथराव हुआ था। पथराव के बाद एक्शन में सीएम योगी आए। घटना के बाद सीएम योगी ने मीटिंग की और हेडरूम कम कीजिए। हाई लेवल मीटिंग में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। हिंसा पर सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दी। माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बिना रियायत के कठोर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। शांति का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। बिना किसी रियायत के कठोर कार्रवाई को कहा। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी खंगाली, सोशल मीडिया के वीडियो को खंगाला और पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा कर दिए। सड़क चौराहे पर पोस्टर लगा दिए गए। सभी पत्थरबाजों की पहचान की गई। 60 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए और पकड़े गए लोगों के क्राइम रिकॉर्ड खंगाले गए। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 100 अवैध इमारतों को चुना गया। सबसे पहले 15 बिल्डिंग की लिस्ट तैयार की गई। दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। छतों से पत्थर बरसाने वालों पर एक्शन लिया गया। उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। एक्शन के बाद दंगाइयों के हौसले पस्त हो गए। यूपी में पथराव की कोई घटना नहीं हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उदित राज और अनुराग ठाकुर। हिंदू मुसलमान का दंगा हो बिना बीजेपी के होता नहीं। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बाहर के गुंडे आए थे, वो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खेती यही है, अगर हिंदू मुसलमान न होगा तो वोट कहां से मिलेगा। ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा।
आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक्शन योगी स्टाइल में हो, योगी वाली दवाई दी जाए तभी इलाज होगा। अब बात अमृतपाल की। अमृतपाल का राइट हैंड अंदर है और अब अमृतपाल का नंबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अमृतपाल डरा हुआ है, रोज एक वीडियो बना रहा है। ये देख रहे हैं, ये नया वीडियो अमृतपाल का आया। इस वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, यानी फेसबुक लाइव के जरिए ये पहला वीडियो आया था। तो रोज अमृतपाल एक वीडियो बना रहा है और इस वीडियो के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। अब नए वीडियो में देखिए क्या कह रहा है। पुलिस बेशक ढूंढ रही है, लेकिन वीडियो जारी करने के पीछे अमृतपाल का एक बिल्कुल साफ एजेंडा है। उस एजेंडे में क्या है? उस एजेंडे में है, ये आप देख रहे हैं, उस एजेंडे में शामिल है भगोड़ा अमृतपाल खुद को बागी कह रहा है, यानी अपनी फरारी को बगावत बता रहा है, भड़काने के लिए नया पैंतरा आजमा रहा है। पहले ठीक ठाक होने का दावा करता था, अब कह रहा है बिना भूख प्यास के भी लड़ेगा। लाचारी डर को कांटों भरी राह बता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता फिर रहा है। साथियों की नजरों में भी भगोड़ा बन गया है। तो कह रहा है देश में हूं, जल्द सामने आऊंगा। पहले कहा कोई बाल का नहीं कर सकता है और अब कह रहा है इसी धरती पर मेरा खून बहेगा। सहानुभूति बटोरने के लिए नया हथकंडा अपना रहा है। पहले सरेंडर के लिए शर्त रख रहा था और जब लोग कायर भगोड़ा कहने लगे तो अमृतपाल ने प्लान बदल लिया और अब कह रहा है कि सरेंडर नहीं करूंगा, किसी हुकूमत से नहीं डरता हूं। अमृतपाल को अपने वजूद का डर सता रहा है। समाज में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है अमृतपाल, इसलिए लगातार वीडियो ऑडियो जारी कर रहा है। 30 घंटे के अंदर 2 वीडियो जारी कर दिए। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं। हमारी अमृतसर की जो सिक्योरिटी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। आज भी हमारा पूरा शहर को सील किया हुआ है, सिटी सीलिंग चल रही है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स पहले हमें G20 हुआ उसी टाइम की आई हुई है, उसके साथ ही हमारे फ्लैग मार्च चल रहे हैं और हमारे शहर को सील किया हुआ है दिन रात। उसके वक्त प्लान बनाए हुए हैं, उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ, अगर सरेंडर करना चाहता है, पेश होना चाहता है तो हम कानून के हिसाब से पूरा अपना काम करेंगे। तो आखिर अमृतपाल है कहां? अमृतपाल कहां गायब है, सवाल यह है। और आखिर कौन बचा रहा है? ये अमृतपाल की पत्नी को आप देख रहे हैं। क्या अमृतपाल की पत्नी बचा रही है? अमृतपाल की पत्नी का हाथ है क्या? अमृतपाल जो बार बार लोकेशन बदल रहा है, पुलिस की ट्रेस में नहीं आ रहा है, पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो उसके पीछे वजह क्या है ये आपको बताता हूं। दरअसल अमृतपाल को भगाने में उसकी बीवी का बड़ा हाथ है। बीवी के इशारे पर पुलिस को चकमा दे रहा है। अमृतपाल की बीवी किरणदीप कौर NRI है। किरणदीप कौर यूके की नागरिक है। वो बब्बर खालसा से जुड़ी रही है। खालिस्तान मूवमेंट चलाने का आरोप है उस पर, यानी पंजाब से ब्रिटेन तक उसके संपर्क में। अमृतपाल को भगाने में उसके नेटवर्क ने मदद की है। अमृतपाल को सैटेलाइट फोन भी इसी संपर्क से मिला और इसी नेटवर्क से पुलिस को छका रहा है। वो ब्रिटेन में टीवी चैनल और रेडियो से जुड़ी थी, पंजाब से भी उसी चैनल के लिए काम कर रही थी, यानी उसकी टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ थी उसे। अमृतपाल का जो वीडियो मैसेज है वो ब्रिटेन से अपलोड हुआ। इसके पीछे भी अमृतपाल की पत्नी का हाथ है। अमृतपाल के ऑडियो वीडियो मैसेज उसी ने तैयार कराए। वो अमृतपाल का पुलिस की लोकेशन भी बता रही है। सरेंडर ना करने के लिए भी उसी ने कहा है। ये इसलिए माना जा रहा है कि क्या अमृतपाल की पत्नी शामिल है। सुनिए जरा, शिरोमणि अकाली दल के सांसद है सिमी मान, वो क्या कह रहे हैं अमृतपाल पर। और सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं, मैं अमृतपाल को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरी एक दफा भेंट हुई है। उसका क्या मतलब है कहाँ नहीं है। आपने पूछा सरेंडर कर दो, मैंने कहा सिख कभी सरेंडर नहीं करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस बीच अमृतपाल फरार है। अमृतपाल के बहुत से समर्थक हैं जो धमकियां दे रहे हैं। ये भगवंत मान देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री पंजाब,
उनकी बेटी है, उनकी बेटी को धमकी दी जा रही है। पुलिस, पंजाब की 80,000 पुलिस किसे ढूंढ रही है? ढूंढ रही है अमृतपाल को। ब्रिटेन में, कनाडा में बहुत से खालिस्तानी समर्थक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह भगवंत मान की जो बेटी है वो विदेश में रहती है, उनको धमकियां मिल रही हैं। ये भगवंत मान की बेटी है। अमृतपाल के खिलाफ एक्शन से खालिस्तानी बौखला गए। खालिस्तानियों ने पंजाब के सीएम की बेटी को धमकाया। भगवंत मान की बेटी सीरत अमेरिका में रहती है। सीरत कौर मान की पहली पत्नी की बेटी है। वो अमेरिका में मां और भाई के साथ रहती है। सीरत को लगातार फोन पर धमकी मिल रही है। 3 अलग अलग नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। सीएम की बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा गया एक्शन नहीं रोका तो अंजाम खतरनाक होगा। अमृतपाल पर एक्शन रोकने की बात कही गई है। खालिस्तानी समर्थकों ने गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। पंजाब पुलिस की सख्ती से खालिस्तानी परेशान है। देश के बाहर भी विरोध और धमकी में लगे हैं। अमेरिका में कुछ खालिस्तानी ने नापाक प्लान बनाया, सीएम के बेटों की घेराबंदी की कोशिश की है और डराकर अमृतपाल के खिलाफ एक्शन रोकना चाहते हैं। पंजाब पुलिस पर दबाव बनाने की भी चाल चल रहे हैं। सुनिए, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। हमारे सहयोगी अमनदीप ने उनकी बेटी के दोस्त से बात की, उनकी पत्नी की दोस्त से बात की है। वो क्या कह रही है? क्या बोलते हैं वो कॉल्स में? इट वॉज एब्यूजिव लैंग्वेज अमनदीप, बहुत गंदी बातें, जो मतलब गंदी गालियां जो हम हिंदी और पंजाबी में वी हैव हर्ड अराउंड अस, है ना। तो गंदी गालियां, मतलब शी इज वेरी यंग गर्ल, तो इतनी छोटी बच्ची को गालियां सुनना इट वॉज नॉट बेयरेबल। इनफैक्ट हम लोगों के लिए, ना बीइंग एन एक्टिविस्ट और बीइंग ए फ्रेंड और बीइंग एन, आई कैन से बीइंग एन पंजाबी, it was very hard for me to listen such type of things. लेकिन एडवोकेट बराड़, ये लोग कौन है? आर दे रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी? वहाँ पे जब ये कॉल्स करते हैं, क्या वहाँ पे उन्होंने कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह भी की है इसके रिगार्डिंग? नहीं, कोई कॉल रिपोर्ट नहीं की है। दे जस्ट ब्लॉक्ड इट, ऐसा ही मैंने लिखा भी है, दे जस्ट ब्लॉक्ड इट। ये हमारे सहयोगी ने जो भगवंत मान की पहली पत्नी है उनकी दोस्त से बात की थी। अब ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है अमृतपाल का करीबी, अमृतपाल का राइट हैंड। इसका नाम है जोगा सिंह। जोगा सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। जोगा सिंह का दरअसल एक सीसीटीवी आया था। सीसीटीवी में एक दुकान में घुसता हुआ नजर आ रहा है। अमृतपाल का राइट हैंड बताया जाता है। अमृतपाल जब गाड़ी से भागा तो जोगा सिंह गाड़ी चला रहा था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, जब अमृतपाल भागा, ये जोगा सिंह गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस वक्त। तो जोगा सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। जोगा सिंह पकड़ लिया, इसका मतलब अमृतपाल भी आसपास है जहां से जोगा सिंह को पकड़ा गया है। अमृतपाल का बहुत करीबी है। जोगा सिंह गिरफ्तार हो चुका है और जोगा लुधियाना के पास सोनेवाल से गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च को अमृतपाल के साथ भागा था जोगा सिंह। अमृतपाल की कार चला रहा था जोगा और बाद में अमृतपाल ने उसे अलग भागने को कहा। अमृतपाल ने जोगा को अपना मोबाइल दे दिया और मोबाइल ऑन रखने को कहा था। मोबाइल लोकेशन से गुमराह करने की चाल चली। पुलिस अमृतपाल को लोकेशन से ट्रैक कर रही थी, लेकिन असल में यह लोकेशन जोगा सिंह की थी। जोगा सिंह पंजाब के लुधियाना का ही था और वो काफी वक्त से अमृतपाल से जुड़ा हुआ था। 6 महीने से पीलीभीत के गुरुद्वारे का सेवादार था। पीलीभीत से कार लेकर वहीं फगवाड़ा आया था, यानी नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल की जो लोकेशन मिली है वो दरअसल जोगा सिंह की लोकेशन थी। जोगा सिंह अमृतपाल के कई राज जानता है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं जिससे अमृतपाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पुलिस इस बीच अमृतपाल को तलाश रही है। पंजाब की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देख रहे हैं। बॉर्डर से भी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से जहां पुलिस ढूंढ रही है अमृतपाल सिंह को। ये आप देख रहे हैं, अमृतपाल को तलाश रही, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सर्च ऑपरेशन डेरा में चल रहे हैं। डेरा में अमृतपाल क्या छिपा हुआ है? अमृतपाल बार बार सिख संगठनों से मदद चाहता है। डेरा कहां है? डेरा में छिपा है क्या अमृतपाल? उसके पीछे वजह यह है कि डेरा पंजाब में गुरुद्वारे में कड़ी सुरक्षा है। बचने के लिए डेरों में छिप सकता है अमृतपाल।
और पुलिस से बचने के लिए भीड़ का सहारा ले सकता है। इसलिए 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जालंधर, कपूरथला, भटिंडा टारगेट पर है। होशियारपुर के डेरों में भी अमृतपाल की तलाश हो रही। डेरों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। कई डेरों से सत्संग और सेवा पर रोक लगा दी गई है ताकि अमृतपाल डेरों का दुरुपयोग न कर सकें। अमृतपाल के साथी भी डेरे में छिप सकते हैं। डेरे का मतलब शिविर या मठ से होता है और यानी सिख समाज के मठ को ही डेरा कहते हैं। डेरों में भजन, कीर्तन और धार्मिक उपदेश होते हैं। पंजाब में 10,000 से ज्यादा डेरे हैं, लेकिन बड़े डेरों की संख्या करीब 300 के आसपास है। अमृतपाल के इन्हीं बड़े डेरे में छुपने की आशंका है, क्योंकि छोटे डेरे में जल्दी पकड़ा जा सकता है। सुनिए जरा हमारे सहयोगी अमरदीप का ये रिपोर्ट जो सिक्योरिटी से उन्होंने की है, सुनिए। इस वक्त हम इस गांव के गांव जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पुलिस जो है डोर टू डोर सर्च में लगी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह ही आज इन्हीं गांव में अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत की लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसके बाद खेतों में सर्च हुई। खेतों के बाद आप देखिए आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से गांव डोर टू डोर सर्च भी जारी है। पुलिस चारों तरफ तैनात है और पैरामिलिट्री भी यहाँ पे तैनात है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा है। मुख्यमंत्री है, जुर्माना बेशक छोटा है लेकिन वजह बड़ी है। मनीष सिसोदिया उनके करीबी जेल में है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना क्यों लगा है, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग रहे थे बार बार। डिग्री मांगने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया। देखिए रिपोर्ट जरा। केजरीवाल की बढ़ गई मुश्किल। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। केजरीवाल का बड़बोलापन भारी पड़ने लगा है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। केजरीवाल की सियासत ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए थे। इसे सियासी मुद्दा बनाया था। इस पर कई बार अनाप शनाप बयान भी दिए थे। अब उनकी इसी सियासत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से केजरीवाल उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उनकी यही सियासत अब भारी पड़ने लगी है। कोर्ट का जुर्माना है तो उन्हें भरना भी पड़ेगा। अब आपको बताते हैं जुर्माना किस मामले में लगा है। क्या किया दरअसल केजरीवाल ने। जुर्माना लगने के पीछे वजह, गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया उन पर। कोर्ट ने 25,000 रुपए भरने के आदेश दिए कि 25,000 रुपए दीजिए। केजरीवाल ने मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए थे। उनकी एमए की डिग्री पब्लिक करने की मांग की थी कि सार्वजनिक करिए, जिसके बाद यह मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में 25,000 रुपए जमा करवाइए। ये पैसे गुजरात लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करवाए जाने। हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह फैसला दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी की अर्जी पर यह फैसला दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है डिग्री की मांग तुच्छ और भ्रामक है। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था। यह अब आपको बताता हूं जरा पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है वो जरा समझिए। पूरा मामला यह है, दरअसल अरविंद केजरीवाल की आदत हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाने की। मामला यह है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी गई।
केजरीवाल ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी। आरटीआई में मोदी की एमए और बीए की डिग्री मांगी गई। सीआईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केजरीवाल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने और गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिए। सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को एमए की डिग्री देने को कहा, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को बीए की डिग्री के आदेश दिए गए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा डिस्टेंस एजुकेशन से एमए किया है और तब केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी से एमए डिग्री की कॉपी मांगी, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी सीधे हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने तत्काल सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी और केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। अब इंतजार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का है, जहां सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील की गई है। सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐसा ही आदेश दिया है। सीआईसी ने कहा है कि मोदी की बीए की डिग्री उपलब्ध कराएं। सीआईसी के फैसले के बाद यूनिवर्सिटी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगले महीने 3 मई को सुनवाई होनी है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस पर क्या कुछ सियासत हुई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर क्या कुछ, गुजरात हाईकोर्ट ने जो एक्शन लिया है, गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। लेकिन इस पर सियासत हुई, क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी तक, ये आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? यह क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। शहजाद ने लिखा, झूठ बोलना और अप्रिय टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाना फैशन बन गया। दरअसल केजरीवाल राहुल गांधी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अब उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं केजरीवाल ने जो, ये देखिए, ये पोस्टर लगाया आम आदमी पार्टी ने। क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? ये केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाए थे। ये वो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। सुनिए जरा केजरीवाल का बयान। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। आइए आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि डॉन का जो भाई है वो बरेली जेल में जाते जाते कह गया था कि 14 दिन का डॉन हूं, 14 दिन बचे हैं, 2 हफ्ते, उसके बाद मुझे निकाल कर निपटा देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये अतीक और अतीक का भाई अशरफ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो तस्वीर जब उसे जेल से लेकर आया गया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज की पुलिस पहुंच गई है बरेली जेल, और बरेली जेल से लेकर आने के लिए गाड़ी भी लेकर गई है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बरेली जेल की तस्वीर देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। डॉन के भाई को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अशरफ ने 2 दिन पहले मीडिया के सामने कहा था उसे 2 हफ्ते में जेल से निकालकर निपटा दिया जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते तो छोड़िए, प्रयागराज पुलिस 2 दिन बाद ही अशरफ को लेने पहुंच गई। कहाँ मिला धमकी? आज मिली है धमकी। कहाँ पे मिली धमकी? इलाहाबाद में। नहीं वज्रवाहन नहीं पलटने का, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। किसने धमकी दी? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता।
ये मैं नहीं बता सकता। फिर भी आपको मैं इतने बड़े अधिकारी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, कौन अधिकारी आप हमें बताइए। नहीं, क्यों बताएं आपको हम। हत्या का जो आरोप है, नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। पुलिस के इस कदम ने अशरफ की नींद उड़ा दी है। अशरफ को फिर से एनकाउंटर होने या गाड़ी पलटने का डर सताने लगा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों गाड़ी गई है। डॉन का भाई तो वापस चला गया था, बरी हो गया था। वो कह रहा था, किसी ने कहा है 2 दिन बाद फिर निकालेंगे तुम्हें। देखिए जरा, अशरफ को लाने के लिए बरेली पहुंच गई है प्रयागराज पुलिस। फिर से प्रयागराज पुलिस जेल वैन भी साथ लेकर गई है। पुलिस ने अशरफ को लाने के लिए कोर्ट से आदेश लिया। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने 28 मार्च को आदेश जारी किया। उमेश पाल मर्डर को लेकर सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। कल अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी पुलिस और पुलिस पहले अशरफ की न्यायिक हिरासत मांगेगी, फिर पुलिस अशरफ को कस्टडी में लेने की मांग करेगी। पुलिस अशरफ की 14 दिन की कस्टडी मांग सकती है। उमेश पाल मर्डर में पुलिस अशरफ से पूछताछ करेगी और उमेश पाल मर्डर में आरोपी है अशरफ। अतीक अशरफ पर जेल के अंदर से साजिश रचने का आरोप है। अशरफ को आज ले जाने का प्लान रद्द कर दिया। आज ही ले जाने वाली थी, फोर्स कम होने के चलते रात में ले जाना कैंसिल हुआ है। अशरफ को लेकर कल सुबह 7 बजे रवाना होगी पुलिस। सुरक्षा कारणों से दिन में अशरफ को ले जाएगी पुलिस। 2 दिन पहले अशरफ ने जान को खतरा बताया था। अशरफ ने कहा था, एक बड़े अफसर ने मुझे धमकी दी है, 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकालेंगे और मुझे निपटा देंगे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा कि क्या कुछ कह रही है गायत्री, हमारी सहयोगी, जो प्रयागराज में जो वैन है वहां से उनकी रिपोर्ट। डॉन को डर लग रहा है, अशरफ को डर है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। उमेश पाल अपहरण मामले में भले ही अशरफ बरी हो चुका हो, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगता है कि अब उसके गुनाहों का हिसाब होगा और इसके लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम बरेली जेल पहुंच चुकी है, जहां पर अशरफ बंद है। लेकिन अब पुलिस उसे प्रयागराज लाने की तैयारी कर रही है। सीजेएम कोर्ट में पेश कर पुलिस उसकी रिमांड चाहती है ताकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में उसके गुनाहों का हिसाब हो सके, उससे सवाल जवाब हो सके। आपको बता दें कि अभी 28 मार्च को ही जब उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में अशरफ को पेश किया गया था, तब अशरफ ने कहा था कि 2 हफ्ते के भीतर उसे किसी बहाने से जेल से बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर हो सकता है। अब आपको बताता हूं कि अगला एक्शन जो है वो डॉन की बीवी पर हुआ है, यानी शाइस्ता पर। डॉन की पत्नी शाइस्ता को बड़ा झटका लगा है। वो चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन उनके लिए जो झटका है वो क्या है, देखिए। अतीक की पत्नी का मेयर पद का टिकट कट गया है। यह अतीक की पत्नी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएसपी ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। प्रयागराज से मेयर पद की प्रत्याशी थी शाइस्ता और अतीक को उमेश पाल के अपहरण में उम्र कैद की सजा हुई। अतीक को सजा के बाद बीएसपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बीएसपी ने उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर ली। प्रयागराज से नए उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। माया का दलित मुस्लिम दांव भी गड़बड़ा सकता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। उमेश पाल मर्डर में वांटेड है शाइस्ता परवीन। 25,000 की इनामी की तलाश जारी है। उमेश पाल मर्डर से पहले शाइस्ता बीएसपी में शामिल हुई थी। शाइस्ता ने 5 जनवरी 2023 को बीएसपी ज्वाइन की थी। बीएसपी ने प्रयागराज से मेयर का प्रत्याशी बनाया था। शाइस्ता मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। उनके घर से मेयर पद वाले पोस्टर भी बरामद हुए थे। आइए अब एक और बड़ी खबर है। एक एक्ट्रेस ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली एक्ट्रेस है आकांक्षा। योगी से न्याय की गुहार लगा रही है आकांक्षा की मां। योगी आदित्यनाथ से उनकी अपील, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आकांक्षा है जिन्होंने खुदकुशी की। अब उनकी मां योगी आदित्यनाथ से मांग कर रही है कि बेटी के मामले में इंसाफ हो। अगली तस्वीर दिखाई। ये आकांक्षा और ये उनकी मां है। जरा रिपोर्ट देखिए और उनकी मां को सुनिए वो क्या कह रही है। एक मां का रो रो कर बुरा हाल है। नहीं सकती मेरी लड़की सुसाइड कर सकती, मेरी लड़की को मारा गया है। एक मां की बेटी के लिए इंसाफ की मांग है। तुझे मैं गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, तेरा मर्डर करवा दूंगा।
एक्ट्रेस आकांक्षा की मां की भी योगी से गुहार। मेरी लड़की को धमकी, 3 साल से समर सिंह टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। 6 दिन बीत चुके हैं जब 25 मार्च को वाराणसी के होटल में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव मिला था। पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सुसाइड का दावा किया गया, लेकिन एक्ट्रेस के परिवार को इस रिपोर्ट पर जरा भी यकीन नहीं। परिवार का दावा है कि आकांक्षा की हत्या की गई और इसलिए आकांक्षा की मां ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी लड़की को धमकी, 3 साल से समर सिंह टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। 3 साल से समर सिंह के साथ में काम करती थी, पैसा नहीं देता। वो पैसा मांगती थी, काम करवा लेता था अपना, पैसा मांगती थी, पैसा नहीं देता था। आकांक्षा की मां ने सिंगर समर सिंह और प्रोड्यूसर संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि आकांक्षा की मौत के लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं और जब से उसकी मौत हुई है तब से ये दोनों फरार हैं। समर सिंह और संजय सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, लेकिन आकांक्षा की मौत के बाद दोनों फरार हैं और इसी वजह से आकांक्षा के परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। रिपोर्ट से पहले वाली तस्वीर की यह है समर सिंह, यह आकांक्षा है। समर सिंह फरार है। समर सिंह पर आरोप लगा रही है आकांक्षा की माताजी। समर सिंह कहां है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह आकांक्षा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है, आखिरी तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाइए। आकांक्षा का पोस्टमार्टम हुआ, आकांक्षा की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया, यह आपको बताने जा रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस कहां रेड कर रही है, आकांक्षा की मौत पर सस्पेंस बना हुआ। सस्पेंस यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की बात है, पंखे से लटकने से मौत की बात की जा रही है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, लेकिन परिवार इसे मानने को तैयार नहीं। परिवार अभी भी हत्या का आरोप लगा रहा है, इसके लिए समर सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। समर सिंह का भाई संजय सिंह भी कटघरे में, दोनों के खिलाफ सारनाथ थाने में केस दर्ज हुआ, लेकिन दोनों आकांक्षा की मौत के बाद से फरार है। परिवार का कहना है गिरफ्तारी पर सच पता चलेगा। समर ने आकांक्षा से 5 करोड़ रुपए उधार लिए। समर आकांक्षा को बार बार धमकी दे रहा था। समर सिंह आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था, यह परिवार का कहना है। अब मैं आपको बताता हूं, समर सिंह की तलाश तेज है। समर सिंह को पुलिस देश के अलग अलग राज्यों में तलाश कर रही है। समर सिंह लेकिन फरार है। कहां गया ये किसी को नहीं पता, लेकिन परिवार कह रहा है समर सिंह की गिरफ्तारी हो। मुंबई में तलाश हो रही है उनकी, पटना में समर सिंह को पुलिस ढूंढ रही है, गोरखपुर के अलावा आजमगढ़ में उनकी तलाश तेज है, वाराणसी में समर सिंह को पुलिस ढूंढ रही है। ये वो शहर हैं जहां समर सिंह को पुलिस तलाश कर रही है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं समर सिंह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें क्या कहती हैं। वो बता रही हैं कि आखिर कहां भाग सकता है, कहां छिपा हो सकता है। तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब छोड़ने आए थे समर सिंह आकांक्षा को, सीसीटीवी की वो एक तस्वीर। संदीप सिंह छोड़ने आए थे आकांक्षा को, ये वो तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई, ये वो सीसीटीवी तस्वीर, आकांक्षा को आखिरी बार जब संदीप सिंह छोड़ने पहुंचे थे। सीसीटीवी से सस्पेंस दरअसल बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है ये आपको बताता हूं। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज से सस्पेंस और बढ़ा। इसमें आकांक्षा एक शख्स के साथ दिख रही है जो 25 तारीख की देर रात उसे छोड़ने आया। यह शख्स काली रंग की एसयूवी में छोड़ने आया था और ब्लू जीन्स और काली टी शर्ट पहने हुए दिख रहा था। वो शख्स होटल के कमरे में उसके साथ भी गया था। बताया जाता है कि इस शख्स का नाम संदीप सिंह है और संदीप सिंह उसके कमरे में करीब 17 मिनट तक था। परिवार का आरोप यह है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जबकि सबसे आखिरी बार इसी शख्स ने उससे मुलाकात की थी, जिसके बाद होटल में आकांक्षा की डेड बॉडी मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि समर सिंह कौन है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, जो एक सिंगर है लेकिन फरार है। दरअसल खबर के मुताबिक भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा और गायक समर सिंह रिश्ते में थे। आकांक्षा अक्सर सोशल मीडिया पर समर के साथ रील्स डालती रहती थी। ऐसा ही एक रील इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आकांक्षा के रील्स हमेशा सुर्खियों में रहते थे और उसे बहुत लाइक्स भी मिलते थे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आकांक्षा दुबे के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में। आकांक्षा के हर वीडियो में लाखों में लाइक्स आते हैं।
समर सिंह और आकांक्षा के रिलेशनशिप उनके चाहने वालों को भी खूब भाते थे। दोनों ने इसी साल फरवरी में अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था। दरअसल एक छोटे से गांव और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली आकांक्षा के अपने बहुत बड़े सपने थे। उसने काफी कम समय में अदाकारी की दुनिया में बुलंदी को छुआ। आकांक्षा देखते ही देखते भोजपुरी की एक बड़ी स्टार बन गई थी। समर सिंह के साथ कई भोजपुरी फिल्मों में उसने काम किया। दोनों ने कई हिट भोजपुरी गाने भी दिए थे। आपको बताऊं कि समर सिंह कौन है। भोजपुरी फिल्म एक्ट इंडस्ट्री का जानी मानी एक हस्ती है समर सिंह, और भोजपुरी में समर के गाने सुर्खियों में रहते हैं। साल 2002 में पहला भोजपुरी गाना समर सिंह का रिलीज हुआ, हालांकि इस दौरान बड़ी सफलता नहीं मिली उन्हें। 2015 में आया गन्ने का रस गाना उनका हिट हुआ। इसके बाद समर सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 में एक और भोजपुरी गाना उनका हिट हुआ। कई फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया है समर सिंह ने। वाराणसी में टकटकपुर में समर सिंह ने आकांक्षा के साथ ही लिव इन में रहा वो, और आकांक्षा की मौत के बाद से समर सिंह फरार चल रहा है। अभी तक समर सिंह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। समर सिंह का फोन भी आकांक्षा की मौत के बाद से बंद है। पुलिस को शक यह है कि आकांक्षा और समर का ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद डिप्रेशन में थी आकांक्षा और इस वजह से आकांक्षा ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस समर सिंह की तलाश कर रही है और समर सिंह फरार है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से। खबर यह है कि पाकिस्तान कंगालिस्तान में रोटी के लिए जान जा रही है। तस्वीर दिखाइए जरा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे ही आटा मिला कई जानें चली गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आप देख रहे हैं लूट। आटा पहुंचा, लूट शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और इस लूट में कई जानें चली गई हैं। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी तरह की लूट की। अब आप समझिए, ये आप देख रहे हैं जब गाड़ियां पहुंच रही हैं इस तरह से लूट मची है। हर रोज ये तस्वीर आ रही, पहली बार ऐसा है इस लूट में जान चली गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं आटा आ रहा है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं ट्रक के। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आलम है पाकिस्तान में। जो आटे के लिए भगदड़ मची है, ये देख रहे हैं आप, आटे के लिए भगदड़ मची और बहुत से लोग, अगली तस्वीर दिखाई जरा, बहुत से लोग घायल हो गए। ये देख रहे हैं लोग जख्मी हो गए, कई लोगों की मौतें हो गई हैं केवल आटे की वजह से। तो आटा अब जान ले रहा है पाकिस्तान में। अब तक सिर्फ भगदड़ मच रही थी, लूट हो रही थी, लेकिन अब ये जानलेवा हो गया है क्योंकि लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही। देखिए क्या हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में आटे के लिए लूटमार हो रही है और पंजाब प्रांत में आटा लेने के लिए भगदड़ मची है। हादसे में 11 की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। रमजान के महीने में सरकार मुफ्त आटा बांट रही है। गरीबों को मुफ्त आटा बांटने के दौरान हादसा हुआ। इसमें साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, उकारा जिले हैं जिसमें हादसा हुआ। फैसलाबाद, जहानिया और मुल्तान में भी कई लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान में कई महीनों से आटे की भारी किल्लत है। आटे की कीमत 150 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो है। गरीब आदमी के लिए आटा खरीदना मुश्किल है। रूस से गेहूं पहुंचने के बाद थोड़ी राहत मिली लोगों को। पाकिस्तान में महंगाई दर 38.4% तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद में एक नान की कीमत 30 रुपए बताई जा रही है। एक रोटी के लिए चुकाने पड़ रहे हैं 20 रुपए। तो पाकिस्तान में यह आलम है कि लोगों की मौत हो रही है आटे से, लेकिन वहां का शासन, वहां की हुकूमत क्या कर रही है वो भी आप देख रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।